हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र और 29 क्लासेस हो चुकी हैं। मैंने बताया था टोटल 30 क्लासेस होंगी। ओके, और आज ये लास्ट क्लास होगी आपकी मानवाधिकार की। इसमें मैं 30 या 25 जो भी प्रश्न हो पाएंगे, जितने भी जितने के नोट्स बने होंगे उतने मैं करा दूंगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके मानवाधिकार के भी रह गए हैं। ओके, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ पर मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर, वहाँ पर आप आ जाइए, वहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा 1-2 दिन में। बाकी आप यहाँ पर मैंने जितना पढ़ाया 30 क्लासेस, अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं, करेक्ट जैसा मैंने पढ़ाया है, ओके, क्योंकि किताबों में बहुत सारे प्रश्न गलत हैं, तो गलत मत पढ़िए। जैसा मैंने पढ़ाया अगर वैसा पढ़ लेते हैं तो पास होना तो दूर की बात है, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। हालांकि इसका नंबर जुड़ता नहीं है, मैंने आपको बार बार बताया कि इसका नंबर जुड़ेगा नहीं। सिर्फ 30 मतलब आप 30 सॉरी नहीं 33% आपका नंबर होना चाहिए। 100 में से 33 नंबर आपका होना चाहिए पासिंग मार्क के लिए। अगर आप 34 ले आते हैं, 33 ले आते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। ओके, हालांकि अगर इसमें फेल होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो बहुत ही आसान पेपर आता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पेपर आएगा, अगर आप थोड़ा बहुत जीएस वगैरह पढ़ते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। चलिए हम लोग आज के लास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तेज़ी से करेंगे, ओके, ताकि आपका भी हो जाए और हमारा भी हो जाए, समय भी बच जाए। ओके, काम आपका भी हो जाए, मेरा भी हो जाए। तो सिर्फ सही ऑप्शन देखेंगे, बाकी चारों ऑप्शन में आपको सिर्फ सही देखना है, गलत ऑप्शन नहीं देखना है। प्रश्न पढ़ना है और सही ऑप्शन देखना है। सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। अब देखिए, सिविल और राजनीतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो ये है आपका श्रम संघ निर्मित एवं शामिल होने का अधिकार, यानी श्रम संघ निर्मित करने एवं शामिल होने का अधिकार। ये है आर्थिक अधिकार। ओके, तो वो आर्थिक अधिकार नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है सिविल यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार। तो ये तो आर्थिक में है, इसलिए इसमें शामिल नहीं है। ओके, वो पूछ रहा है कि भाई सिविल और राजनीतिक अधिकारों में कौन सा यहाँ पर अधिकार है जो शामिल नहीं है, तो ये अधिकार नहीं शामिल है। क्यों? क्योंकि ये जो अधिकार है ये आर्थिक में शामिल है। बाकी ये सारी चीज़ें आपके नागरिक और उसमें राजनीतिक अधिकार में, ये देखिए, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार नागरिक अधिकार है, दास्ता बलात्सर में नागरिक अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार ये भी राजनीतिक अधिकार है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो शामिल हैं आपका, लेकिन ये नहीं शामिल है। फिर यहाँ प्रश्न है आपका, चतुर्थ महिला विश्व सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1995 में हुआ था, मैंने आपको बता दिया था पिछले वाले वीडियो में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानवाधिकार विधि के स्रोत कौन नहीं है। मतलब जो मानवाधिकार विधि है, कानून है, तो कानून कहाँ कहाँ से बनाया जाता है वो तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ से नहीं बनाया जाता है। जैसे कानून होता है तो भाई उसमें कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, कुछ परंपराओं के अनुसार कुछ कानून मान लिया जाता है, कुछ आदेश होते हैं, कुछ संधियाँ होती हैं, तो वो सारे कानून के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है, आत्मनिर्णय, ये कोई कानून नहीं होता, ये कोई विधि नहीं होती। ओके, कि आपका मन कहा, आपने आत्मनिर्णय कर लिया और फिर कानून आपने कह दिया ये कानून है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाकी कोई संधि होती दो देशों के मध्य, तो एक कानून का काम करता है। ओके, कानून आप जानते हैं, दो देशों में संधि होती तो एक कानून का काम करता है। शासकीय अभिलेख, मान लीजिए राजा ने कोई पत्र, कोई आदेश जारी किया, तो वो भी कानून के अंतर्गत आता है। रूढ़ी परंपराएं, मैंने बताया बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपनी परंपराओं के अनुसार अपने देश का संचालन करते हैं। ओके, भारत में भी अभी कई ऐसी परंपराएं हैं जो कानून के अंतर्गत आती हैं। हालांकि धीरे धीरे जो गलत परंपराएं हैं उनको हटाया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, लेकिन आत्मनिर्णय कोई मतलब कानून नहीं होता है। ओके, तो क्या पूछ रहा है, विधि के स्रोत कौन नहीं है, तो आत्मनिर्णय आपका। फिर प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये प्रश्न मैंने कल की वीडियो में कराया था, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। ओके, तो ये 2 बार आपका आ चुका है। कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है, क्योंकि मैं प्रश्न बनाते समय ध्यान में नहीं रहता है कि कौन सा प्रश्न मैंने करा दिया कौन सा नहीं, तो अगर रिपीट हुआ है बुक में तो मैं रिपीट उसको टाइप कर देता हूँ। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। देखिए, ये भी प्रश्न आपका हो चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ओके,
तो ये 2 प्रश्न मैंने रिपीट कर दिए हैं, तो तैयार हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रश्न है, इसको समझिए थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है, असत्य नहीं। ओके, कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, राज्य आयोग में सदस्यों के अलावा कोई अन्य कर्मचारी नहीं होगा, बिल्कुल गलत। कर्मचारी तो होंगे आयोग में भाई, कर्मचारी होंगे, इसमें कह रहा नहीं होगा, तो ये तो गलत है। फिर यहाँ देखिए सी, देखिए राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण स्वयं आयोग द्वारा किया जाएगा, गलत। ये केंद्र सरकार करेगी। ओके, अगर मतलब राज्य है तो राज्य सरकार करेगी, केंद्र है तो केंद्र सरकार, स्वयं आयोग नहीं करेगा, तो ये भी गलत। ये दोनों गलत है। तो ये जो आपका डी है ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों गलत हैं तो सभी सत्य कैसे हो सकते हैं? तो आपका ये तीनों गलत हो गया। अब यहाँ बी वाला पढ़ते हैं जो आपका सही होगा। 1 मिनट, ये बी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ है, मुझे लगा चला गया। देखिए, राज्य आयोग उचित लेखन, ध्यान से पढ़िए, राज्य आयोग उचित लेखन एवं वार्षिक विवरण पत्र तैयार कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद राज्य सरकार को भेजेगा, बिल्कुल सही है। राज्य आयोग अपना रिपोर्ट, जो राज्य मानवाधिकार है, वो अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा? वो राज्य सरकार को भेजेगा, यानी राज्य सरकार को देगा। लेकिन किससे परामर्श लेकर? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत के होते हैं उनसे परामर्श लेकर। तो ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। चौथा तो आपका वैसे गलत होगा क्योंकि ये कह रहा है उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो ना ये सत्य है ना ये सत्य है, तो सभी सत्य कैसे हो सकते हैं? तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओके, मैंने कहा सिर्फ सही प्रश्न हम लोग को पढ़ना है और उसका सही उत्तर पढ़ना है। ओके, बाकी गलत उत्तर है उसको ध्यान नहीं देना। तो प्रश्न आपका यहाँ पर है, मानवाधिकार न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को दर्जा प्राप्त हो सकेगा? तो सत्र न्यायालय, ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानक की वकालत की? तो देखिए, ये है प्लेटो, डी ऑप्शन। लेकिन आप ध्यान में रखिए, कहीं भी वो आपसे सार्वभौमिक घोषणा, सार्वभौमिक मानक ऐसा कुछ पूछ रहा है, आपको सार्वभौमिक याद रखना। ओके, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आए हैं, मतलब प्रश्न का ट्रेंड बदल जाता है थोड़ा सा। जैसे वो सार्वभौमिक मानक पूछ ले या सार्वभौमिक मानव पूछ ले। ओके, कहीं कहीं सार्वभौमिक कुछ और पूछ लेता है, तो आपको सार्वभौमिक याद रखना है। जैसे ही कहीं आपको नैतिक आचरण और सार्वभौमिक दिखे, तुरंत आप प्लेटो पर लगा दीजिए। थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना है। ओके, ट्रिक से याद करना है कि अगर कहीं प्रश्न में आ जाता है नैतिक आचरण और सार्वभौमिक, तो हमें प्लेटो को देखना है, बाकी कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है। ये प्रश्न आपका पॉलिटी से है। ओके, आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास कौन करते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी, ये आपका पॉलिटी से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी आपका पॉलिटी से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सी चीज़ इसमें है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, पूजा स्थल निर्माण का अधिकार, यानी आप मंदिर का निर्माण कीजिए, ये तो भाई आपका अधिकार है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन, ये भी आपका अधिकार है। आप चाहे तो हिंदू बने, चाहे मुस्लिम बने, चाहे सिख बने, चाहे ईसाई, आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ये स्वेच्छा पर आधारित है। तो ये दोनों तो आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। पूजा का अधिकार, ये भी आपका अधिकार। ओके, मन कहे आप अल्लाह की पूजा करें, मन कहे ईश्वर की पूजा करें, मन कहे गुरुद्वारे में जाएं, मतलब ये सब आपका अधिकार है तीनों। लेकिन किसी को आप धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाल सकते कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई ये बन जाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। ओके, ये आपका अधिकार नहीं कि आप किसी को दबाव देकर उसका धर्म परिवर्तन कराएं। तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। अब ये देखिए, इसमें 4 ऑप्शन थे, लेकिन मैंने 2 ही ऑप्शन रखा है क्योंकि वो 2 ऑप्शन आपके कुछ किसी काम के नहीं थे। हालांकि आएगा तो 4 आएगा। ओके, लेकिन ये आसान रहता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अध्याय 6 धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय के गठन का उपबंध किया गया है, सत्य है, किया गया है। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है, सत्य है। ओके, यानी कि अध्याय 6 धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय का गठन का उपबंध किया गया है, सत्य है। राष्ट्रपति का अध्यादेश तिथि राजपत्र में प्रभावी माना गया है। देखिए, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है, 28 सितंबर 1993 को, और इसी दिन जो है कि आपका अधिनियम भी
पारित हुआ था, वही चीज़ यहाँ पर है। ओके, क्योंकि राष्ट्रपति जब साइन करेगा तभी तो अध्यादेश कोई भी जारी होगा, लागू होगा। तो जो NHRC था, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम जो पारित हुआ था, एक्ट जो पारित हुआ था, वो 28 सितंबर 1993 में पारित हुआ था। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश उसको कहा गया, मतलब जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा तभी यह जारी होगा। तो दोनों एक ही चीज़ संबंधित है, प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पर अलग है। मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए लोगों को निम्नलिखित पर पूर्ण विश्वास है। तो किस पर विश्वास है? मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए किस पर विश्वास है आपको, आप ही बताइए। न्यायालय पर, राज्यसभा, लोकसभा, लोक अदालत, तो सभी को विश्वास होता है न्यायालय पर। ओके, क्योंकि जो मानवाधिकार के सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर न्यायालय से ही होते हैं, न्यायपालिका से ही होते हैं। तो न्यायपालिका पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं। फिर प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आयरलैंड से। बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन जब आप 10th और 11 में अगर पढ़े होंगे GS वगैरह, तो वहाँ बताया जाता है कि स्रोत क्या है संविधान, क्योंकि कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके, तो ये पॉलिटी से संबंधित है। मैंने बताया पॉलिटी में 2-3 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है। एक तो मूल अधिकार, एक तो है आपका नीति निर्देशक तत्व। ओके, 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पॉलिटी के हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको कहीं से मिले स्रोत तो पढ़ लीजिए 1-2 बार, क्योंकि वहाँ से 1-2 प्रश्न आपके आ जाते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये मैंने अभी आपको बताया, कब? 28 सितंबर, वही वाला प्रश्न है, राष्ट्रपति वाला। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। तो किस लिए जारी किया गया? वैश्विक तापीकरण रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तीनों गलत हैं आपके, यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, देखिए यहाँ 2 बार टाइप हो गया है, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, फिर मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, तो एक ही बार आप कीजिए। ओके, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए तो आसान प्रश्न सभी लोग कर देंगे देखते ही। फिर है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में नहीं होता है? तो राष्ट्रपति नहीं होता है। ओके भाई, मानवाधिकार के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, तो उस समिति में राष्ट्रपति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये जो एक समिति बनाई जाती है, राष्ट्रपति इधर होता है, तो ये समिति कुछ लोगों को चुनती है कि ये मानवाधिकार के सदस्य होंगे। ये समिति अपनी रिपोर्ट किसको देगी? इनको देगी अपना पूरा डाटा कि इस व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। तो राष्ट्रपति इस आयोग में शामिल नहीं होता, वो तो अलग होता है, वो तो सिर्फ साइन करने के लिए होता है। ओके, बाकी इसमें प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है, और कई लोग होते हैं। ओके, फिर यहाँ अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ युवा दिवस, 1 मिनट, ये अलग है या फिर एक ही है? 1 मिनट आप वेट कीजिए ताकि मैं आपको सही चीज़ बता सकूं। ओके, यहाँ पर है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? ये तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये मेरे ख्याल से मैंने गलत लिख दिया है। ओके, ये संयुक्त राष्ट्र संघ युवा संघ दिवस नहीं होना चाहिए, ये युवा संघ नहीं होगा। ओके, वही मैं कह रहा हूँ, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, बस इतना ही होगा। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? 1945। तो दोनों देखिए, अब यहाँ दोनों को आप एक दूसरे से कोरिलेट कर लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 यहाँ से ले लीजिए, 24 अक्टूबर, और 1945 यहाँ से ले लीजिए। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब स्थापना किया गया था। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जो संगठन है इसका स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945। तो यहाँ 1945 आपका सही हो जाएगा, यहाँ 24 अक्टूबर। दोनों को अलग अलग कर दिया है, 2 प्रश्न उसने बना दिया है। देखिए ये भी प्रश्न बढ़िया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं?
15 सदस्य होते हैं। ओके, ऑप्शन सी सही होगा। 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। तो 5 मैंने आपको बता दिया स्थायी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ओके, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ये 5 अस्थायी सदस्य, मतलब ये परमानेंट के लिए चुन लिए गए हैं, इनके पास वीटो पावर है। बाकी जो 10 होते हैं वो बदलते रहते हैं, मतलब भारत इसमें अस्थायी सदस्य यानी 10 वाले में शामिल है। तो भारत चाहता है कि इसमें शामिल हो जाए 5 वाले में, लेकिन 5 वाले में मतलब जब ये पाँचों देश राजी होंगे तभी भारत शामिल होगा। तो चाइना उस पर राजी नहीं रहता है, वो इनकार कर देता है। ओके, वीटो पावर का यूज़ कर देता है, इसलिए भारत को सदस्यता, स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाती है। अस्थायी सदस्य रह चुका है भारत और है भी शायद इस समय, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है अभी तक। बन जाए तो फिर महाशक्ति बन जाएगी भारत। ओके, तो प्रयास जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, मैंने अभी आपको बताया, नाम भी बता दिए। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें जर्मनी नहीं है, मैंने आपको बताया चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, अमेरिका है, जर्मनी नहीं है। फिर यह है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन से हैं? तो ये ऑप्शन आपका डी वाला सही है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनी। ओके, ये जो भाषाएं हैं ये मतलब इसमें है, यानी कि अधिकृत भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ की। फिर है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? तो मैंने बताया 8 अध्याय, 45 धाराएं और 30 अनुच्छेद। ओके, तो 8 अध्याय हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त हॉटलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। ओके, तो ये आज के आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए, मेरे ख्याल से अब कोई प्रश्न नहीं है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी लास्ट वीडियो थी और इसके बाद जो भी क्लासेस रहेंगी वो आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिलेंगी, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर। तो वहाँ ज़रूर आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। मैं हिस्ट्री वहाँ पर शुरू से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा बढ़िया PDF के साथ।